नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि अगले वीडियो में एडमिटेंस के बारे में देखेंगे, इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एडमिटेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इन सब के बारे में देखा था। तो आज उन कंप्लीट फॉर्मूले जितने भी होते हैं आपके RLC सीरीज सर्किट में मान लो और RLC पैरेलल सर्किट में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूलों को क्रिएट करेंगे, सभी फॉर्मूलों का निर्माण करेंगे और ये सीखेंगे कि इन फॉर्मूलों का निर्माण कैसे होता है और परीक्षा में किस प्रकार आपके कंफ्यूज करने वाले ये फॉर्मूले होते हैं। और इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर जब भी इनका कैलकुलेशन करेंगे, RLC श्रेणी सर्किट को हल करेंगे, RLC पैरेलल सर्किट को हल करेंगे, तो आपके सामने बातें आएंगी, आपके सामने फॉर्मूले आएंगे। इसलिए आज कंप्लीट फॉर्मूला का अध्ययन कर लेते हैं। ऐसी परिपथ में जो हार्ड होते हैं, जो हार्ड फॉर्मूले होते हैं, जिनके बिना कोई भी सर्किट का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो इसलिए उन फॉर्मूलों को रटने की बजाय आप लोग सीख लोगे, समझ लोगे, तो आपको कभी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी आप लोगों की कि आप भूल जाओ, आप लोगों को अच्छी तरह याद रहेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के ऊपर ही आपको एक दो आपके जो एग्जाम होगी उसमें एक दो क्वेश्चन अवश्य आने की संभावना रहेगी और आपके मन में जो कंफ्यूज है, आपके मन में जो डाउट है, वो सब दूर हो जाएंगे। मतलब प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, जीरो लेवल से अध्ययन करते हुए, नियमित पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपके मन में कोई कंफ्यूज ही नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोगों के मन में यदि किसी प्रकार की कोई शंका है, फिर भी आप लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। नीचे कमेंट्स में लिखोगे, आप लोगों की समस्या का समाधान अवश्य होगा और आप लोगों को इस प्रकार थ्योरी में इंटेलिजेंट बना देंगे ताकि आप भविष्य में कभी भी कोई एग्जाम देने जाओगे, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, तो आप अपनी सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, कंपटीशन एग्जाम आसानी से फाइट कर सकते हो और अपनी जॉब ले सकते हो। इसलिए अपने मन में ये विचार मत रखो कि सर ऐसी थ्योरी बहुत हार्ड होती है। ऐसी थ्योरी हार्ड होने के नाते अपन पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से पढ़ रहे हैं। इसलिए आज क्या पढ़ेंगे? एडमिटेंस ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवेश्यता त्रिभुज। प्रवेश्यता त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक त्रिभुज के आधार पर सबका निर्माण करेंगे। तुलना किससे करेंगे? तुलना करेंगे इसमें प्रतिबाधा त्रिभुज है, जिसको आप पढ़ चुके हो, आप उसको लिख चुके हो, फिर भी आपको याद नहीं है, आप लोगों ने नोट्स बनाए हो तो याद होंगे, फिर भी नहीं ध्यान है तो मैं आपको इसका रिवीजन करवा दूंगा। ये पढ़ेंगे। इन दो त्रिभुजों के आधार पर RLC पैरेलल सर्किट और RLC श्रेणी सर्किट का कंप्लीट अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे कि इसमें क्या था? इंपीडेंस। इसमें क्या है? इंपीडेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं। एक है देखा, यहाँ क्या है? यहाँ प्रवेश्यता, जिसको Y से दर्शाते हैं। अब मैं इस प्रवेश्यता की बात कर लेता हूँ, जिसको आपको याद हो जाए। प्रवेश्यता क्या है? प्रवेश्यता प्रतिबाधा का विलोम है, 1/Z है। याद रखना, प्रवेश्यता क्या है? प्रतिबाधा का विलोम है। Z का मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, Z का विलोम है। विलोम मतलब उल्टा है, इसकी विलोमानुपाती है। ये तो थी बात इसकी। और Z किसे कहते हैं? जहां RLC तीनों परिपथों में से किसी दो एक के साथ वर्णन, जैसे RL का वर्णन होगा सीरीज में, या LC का होगा, RLC तीनों का होगा, तो Z का निर्माण होगा। विद्युत धारा के मार्ग में Z द्वारा अवरोध होगा, RI के मार्ग में। और प्रवेश्यता क्या है? जहां प्रतिबाधा द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, तो ये सहयोग प्रदान करता है। मतलब कि जहां ये अवरोध उत्पन्न करेगी, धारा को रोकेगी, तो वहां ये जाने में, धारा को प्रभावित होने में सहयोग प्रदान करेगी, सहायता प्रदान करेगी। इसका मतलब ये उल्टा हो गया। एक तो ये था। अब आप लोगों ने देखा इसकी इकाई क्या थी? इसकी इकाई ओम होती है। तो इसका उल्टा यदि है तो इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई महो या साइमन होगी। सारी बातें बताऊंगा आपको, जो आप पढ़ के आए हो। महो या साइमन होती है इसकी इकाई, यूनिट होती है इसकी, और इसकी यूनिट ओम होती है। अब उसके बाद में आप लोगों ने क्या देखा? ससेप्टेंस देखा। उसके बाद ट्रायंगल बाद में पढ़ाएंगे, पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ससेप्टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में आग्राहिता कहते हैं। उसके बाद में क्या देखा? एक तो ये देखा, उसके बाद देखा ससेप्टेंस। ससेप्टेंस, जिसको हिंदी में आग्राहिता, या मैंने आपको बताया था अनुकार्यता भी कहते हैं। इसको B से दर्शाते हैं। अब B से दर्शा, इसके बदले में क्या देखा आप लोगों ने? यहां देखा था रिएक्टेंस। आपको बताया कि इसकी तुलना करेंगे। रिएक्टेंस देखा था, जिसको हिंदी में प्रतिघात कहते हैं, निमी भाषा में प्रतिघात। इसको आपने अक्ष से दर्शाया था। इसकी इकाई ओम होती है
और अब मैंने आपको बताया ये क्या है, ये अक्ष का उल्टा है, विलोम है। ये भी आपको लोगों को पढ़ा चुका हूं। अक्ष का क्या है, विलोम है, 1/x। इसकी इकाई क्या रहेगी, महो या साइमन रहेगी। ये है क्या, जहां अक्ष द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है वहां बी क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। मतलब एक दूसरे से विपरीत हो गए। एक ही देखा आप लोगों ने। उसके बाद में आप लोगों ने क्या देखा था, याद होगा आप लोगों को, नोट्स बनाएंगे, कंडक्टेंस देखा था। यहां क्या था, यहां रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो इसको प्रतिरोध कहते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं, इसकी इकाई ओम होती है। यहाँ क्या है, उसके बदले में यहाँ कंडक्टेंस आता है, कंडक्टेंस आता है, जिसको चालकता कहते हैं। ये क्या है, ये आर का उल्टा है, आर का विलोम है। बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और प्रत्येक बातें लिखना, मैं आपको बताऊं सारी बातें लगभग मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है, आप उसको रजिस्टर में ऐड कर लिया करो, रजिस्टर में लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, ये तो थी बात इनकी। अब देखो यहाँ कंडक्टेंस, ये क्या है, आर का उल्टा है। यदि इसकी इकाई ओम है तो इसको जी से दर्शाते हैं। याद रखना, जी बराबर 1/r होता है। ये बातें आप देख चुके हो, लिख चुके हो। इसकी इकाई महो या साइमन होती है। ये तो मैंने आपको रिवीजन करवाया है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया है कि RLC श्रेणी सर्किट में ये होंगे, प्रतिबाधा होगी, प्रतिघात होगा और प्रतिरोध होगा। ठीक है ना। और RLC पैरेलल सर्किट में क्या होगा, प्रवेश्यता होगा या ससेप्टेंस होगा या फिर कंडक्टेंस होगा। ठीक है ना, जिसको एडमिटेंस बोलते हैं। ये तो थी बातें इनकी। मैंने आपको ये त्रिभुज पढ़ाया था, कौन सा, प्रतिबाधा त्रिभुज, तो सब कंप्लीट बातें बताई थी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो दोस्तों, एक और बता देता हूं आप लोगों को मैं। यहाँ अक्सर दो प्रकार का है। यहाँ अक्सर क्या है, यहाँ अक्सर दो प्रकार का है। एक ये अक्स, एक तो अक्सर था और एक अक्षी था। तो यहाँ इस बी भी दो प्रकार का होगा। बी क्या होगा, दो प्रकार से होगी। एक तो BL होगा और एक BC होगा। ये ससेप्टेंस BL में होगा। ये इंडक्टेंस जहाँ एक्सल होगा, ये अक्सल का उल्टा होता है, एक्सल का उल्टा, और ये अक्षी का उल्टा होता है। ये याद रखना बात। इसको धनात्मक रूप से लेते हैं और इसको ऋणात्मक रूप से लेते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इसको धनात्मक रूप से लेंगे BC को, जहां अक्षी होगा वहां उसका विलोम। ये अक्षी क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, विद्युत धारा के मार्ग में सहायता प्रदान करती है कैपेसिटर सर्किट में। ये इंडक्टर सर्किट में विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इंडक्टर सर्किट में ये सहायता प्रदान करता है। इसको माइनस में लेते हैं, उसको प्लस में लेते हैं। ये तो नॉर्मल बातें होगी आप लोगों की। अब दोनों को त्रिभुज बना लेता हूं और आप लोगों को अच्छी तरह समझा देता हूं कि इनमें फॉर्मूला का निर्माण कैसे होगा और किस प्रकार इन फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है पैरेलल सर्किट में। अब देखो, ये तो लिख लेना आप, और मैं अब इनके त्रिभुज बना देता हूं, जिसके आधार पर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और इन फॉर्मूला का क्रिएट करेंगे। ये देखते हैं। अब देखो, आप लोगों ने देखा था ये त्रिभुज कहां से आए। मैंने आपको फेजर डायग्राम देखा होगा ना, RLC सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने। तो ये देखा था आप लोगों ने, क्या देखा था, ये यहां से लेके ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे देखा था। ये तो था Z, ये अक्सल, ये एक्स और ये R था। यहां था, यहां अक्सल दो प्रकार के थे, तो एक अक्सल था और एक अक्षी था। ये दो थे यहाँ पे, ये दो प्रकार के था। ये देखा था आप लोगों ने। और R/Z ये था ना प्रतिबाधा, ये था आपका cos फाई, ये आपका cos फाई था। उसी प्रकार देखो यहाँ भी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके आधार पर वो था। अब देखो, इस त्रिभुज को दो प्रकार से कर सकते हैं। तो यह है, एक तो इसका उल्टा, देखो गौर से देखना, एक तो इसका उल्टा है, उल्टा बनाओ या उल्टा बनाओ कोई बात नहीं है। एक तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ से ये ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे। अब आप लोगों ने अभी देखा था Z का उल्टा, Z का उल्टा देखा ना, यहाँ लिखेंगे Y, जिसको एडमिटेंस अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। यहाँ लिखेंगे B ससेप्टेंस और यहाँ लिखेंगे G कंडक्टेंस। एक तो ऐसे बना सकते हैं इसको, या फिर दूसरे रूप से ऐसे बना सकते हैं इसको। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, G, यहाँ B और ये Y। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप लोग इसे धीरे धीरे देखोगे, इसका नाम क्या रहेगा, एडमिटेंस ट्रायंगल, और इसका नाम इंपीडेंस ट्रायंगल। ये तो पढ़ चुके, इसके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, फिर भी आपको नॉर्मल बातें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो,
यहाँ मैं पहले सीरीज सर्किट की बात करूंगा, फिर पैरेलल सर्किट की बात करूंगा। यदि इसकी बात की जाए, इसमें देखो यदि एक्स दो, पहले इसको लेंगे, किसको लेंगे, पहले इसको लेंगे। यहाँ सीरीज सर्किट में RLC या RL तीनों सर्किट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो RL सर्किट होगा, एक RC सर्किट होगा और एक RLC सीरीज सर्किट, जो आप पढ़ चुके हो। तीनों सर्किट की बात करें, यदि यहाँ भी क्या है, Z है, यहाँ भी क्या है, Z है, यहाँ भी क्या है, प्रतिबाधा है। धारा भी बताएंगे, प्रतिबाधा है। तो इस परिपथ इसके अनुसार प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करें। देखो Z क्या है, कर्ण में आता है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। आप लोग जानते हो इस बात को। तो कर्ण को यदि ज्ञात करते हो तो लंब इसको, इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर योग होगा। तो लिख सकते हैं Z बराबर R² प्लस X²। ये आप लोगों ने सीरीज सर्किट में देखा था, इसका विलोम तुरंत करवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या देखा था आप लोगों ने, Z बराबर, ये देखा था, एक बार इसको लिया तो एक बार इसको ले लेते हैं इसको। तो लिख सकते हैं R² प्लस XL² का, ये दोनों का वेक्टर योग लिया। एक बार इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे, Z बराबर, ये प्रतिबाधा बराबर R² प्लस XC का स्क्वायर, इसको लेंगे। ये तीन फॉर्मूले किसके हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इम्पीडेंस त्रिभुज के आधार पर सीरीज सर्किट के फॉर्मूले हैं। किसके रहेंगे, ये सीरीज सर्किट के फॉर्मूले लेंगे। अब इसके बदले में यहाँ देखें, देखो यहाँ सबसे पहले Z का उल्टा क्या है, देखो Z का उल्टा Y, एडमिटेंस आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एडमिटेंस बराबर, ये एडमिटेंस है, देखो ये एडमिटेंस है। अब लिखेंगे G² प्लस B², इन दोनों का ये होगा वेक्टर योग। एक बात तो ये आ गई। अब कह सकते हैं यदि एडमिटेंस का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों का वेक्टर योग आपको लेना पड़ेगा। काफी बार आपको परीक्षा मिलता है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ B आपको मैंने दो प्रकार के बताया था, एक BL और एक BC, ये बताया था। BL क्या है, ये XL का उल्टा है, और BC क्या है, ये XC का उल्टा है। तो अब उसके बदले में एक ही आ गया, देखो एक ही आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं Y बराबर G² तो रहेगा। देखो यहाँ ये दो प्रकार के हो गए, एक बार इसको लेंगे तो लिखेंगे प्लस BL² का रूट, या ऐसे कर देते हैं BL² का रूट कर देते हैं, ये ऐसे, ये आ गया ऐसे। एक तो ये आ गया। उसके बदले में दूसरा देखो बात करते हैं, यहाँ आएगा Y बराबर, एक बार ये लेंगे। यदि एक सर्किट में ये कब आएगा, देखो ये कब आता है, ये आता है यहाँ पे, ये RL पैरेलल सर्किट में आता है। पढ़ के आ गए पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला। और अब लिखेंगे ये किस में आएगा, G² प्लस BC का स्क्वायर, और ये आ गया इसका रूट। ये किस में आएगा, ये RC पैरेलल सर्किट में आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कभी इसका नाम लिया तो कभी इसका, अब दोनों की बात करें बराबर में, दोनों साथ में लग जाएं। ये किसका है, देखो ये तो है इम्पिडेंस, यदि रिएक्टेंस लगा हो, मान दिया नहीं हो रिएक्टेंस कौन है, ये RL का है और ये RC श्रेणी सर्किट का है। लेकिन यहाँ Z बात करें RLC श्रेणी, इसकी बात करें तो यह आएगा R² प्लस XL प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आता है ये। तो यहाँ इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, देखो मैं कंप्लीट फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को कि प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करेंगे, एडमिटेंस कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे G² प्लस BL प्लस माइनस BC का होल स्क्वायर, और ये आपका रूट आ गया, एक ही आ गया। दोनों की बात कर रहे हैं, देखो मतलब कि दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको साथ साथ याद हो रहे हैं। ये तो कब बात थी, जब इन दोनों का मान दिया गया हो, तीनों का मान दिया गया हो, सर्किट अलग अलग हो। ये कौन सा है, ये किस में है, ये RLC पैरेलल सर्किट में आता है। ये RLC और ये RL पैरेलल सर्किट और ये RC पैरेलल सर्किट आता है। तीनों की मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी आपको बताए हैं। ये कब आता है, देखो ये RLC सीरीज सर्किट में आता है, ये RL सीरीज में और ये RC सीरीज सर्किट में आता है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक यदि समझ में आ गए तो आगे बहुत आसान हो गया। आगे इतना समझ में आ जाएगा तो आगे सब कुछ आप सर बहल कर सकते हो। किसी भी प्रकार के सर्किट में किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो। आपको कंप्लीट फॉर्म धारा कैसे ज्ञात करेंगे, B के आधार पर धारा कैसे ज्ञात करेंगे, Y कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब कि एडमिटेंस के आधार पर इस परिपथ में धारा को कैसे ज्ञात करेंगे, पावर फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, सब बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब यहाँ क्या देखेंगे, देखो अब इन B जो आपको देखा है कि XL XC, इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये इस सर्किट में कैसे होते हैं, इसके बारे में देखो आपको मैं। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने इसको मिटा देता हूँ क्योंकि एक सर्किट बहुत काफी, इसकी ये आपको कभी ऐसे ही मिल सकता है। B बराबर देखते हैं, देखो B बराबर क्या है, B बराबर 1/x, ये आपको बताया था थोड़ी देर पहले। किसका है, ये ससेप्टेंस है, ये क्या है ससेप्टेंस, ये क्या है रिएक्टेंस। थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको, इसलिए लिखवाया था कि आपको ध्यान हो जाए। ये x का उल्टा रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है, देखा था आप लोगों ने। लेकिन ये तो दो है ना, x तो दो हैं, तो दोनों की बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे B बराबर 1/XL
इसका उल्टा, और यहाँ लिखेंगे b बराबर 1/XC। दो बातें लिखेंगे आपको, ठीक है, दो बातें लिखेंगे एक इसके बदले में, क्योंकि ये दो प्रकार के हैं, ये एक्सल भी है और XC है, दोनों की बात कर रहे हैं। तो यह b बराबर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये BL हो जाएगा और ये BC हो जाएगा, ये भी दो प्रकार के हो गए। लेकिन अब आपको पता है कि एक्सल का मान कितना होता है, एक्सल बराबर है, एक्सल की बात करूं, एक्सल का मान होता है एक्सल बराबर 2πfl होता है, पक्की बात है, ये आपको अच्छी तरह याद है, 2πfl होता है। यहाँ 2πfl का मान लिख दें। XC बराबर होता है 1/2πfc। मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि काफ़ी बार ये परीक्षा में कन्फ्यूज आता है, आप लोग कन्फ्यूज में रह जाते हो कि पैरेलल सर्किट में BC बराबर क्या होगा, एक्सल और BC में क्या संबंध होगा। ये कभी कभार आता है कि सर्किट में, पैरेलल सर्किट में कैसे लिखेंगे इसको, ये किस प्रकार के सर्किट में होता है। अब देखो यहाँ तो इस BL की बात करें, अब आप लोगों को पता है ये इसका उल्टा है, किसका उल्टा है, एक्सल का उल्टा है, तो ये सीधा ही आ गया कि एक्सल का उल्टा ये होता है BL किसका उल्टा है, एक्सल का। BL को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। लेकिन कभी कभार आता है ओमेगा का मान, ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है, ये होता है, तो इसके बदले में ओमेगा का मान 2πf है, तो इसके देखो BL बराबर एक्सल का मान कितना होता है 2πfl, तो लिख देंगे 2πfl, और 2πf का मान कितना ओमेगा, तो B बराबर होता है 1/ओमेगा-l। ये आता है आप लोगों के सामने, याद रखना, ओमेगा-l होगा ये, ओमेगा क्या है, एंगुलर कोण है ये, ओमेगा-l आता है, 2πf का मान ओमेगा होता है, तो ये आ गया, ये आता कभी कभार, ये किसकी, ये क्या है, मतलब कि पैरेलल सर्किट में BL का मान कैसे ज्ञात करोगे। पैरेलल सर्किट में यदि ससेप्टेंस यदि पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका मान, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, ये फॉर्मूला आता है। तो कभी भी यदि पैरेलल एक्सल सर्किट में, एक्सल मतलब इंडक्टिव सर्किट में, पैरेलल इंडक्टिव सर्किट में आपको BL का मान ज्ञात करना हो तो इंडक्टेंस का मान मिलेगा, 2πf से गुणा करके इसको एक में भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका BL का मान मिल जाएगा, ससेप्टेंस का मान मिल जाएगा। उसी बदले में देखो यहाँ पे आता है, ये क्या है BC। अब BC एक्सल का देखो ये मान इसका, और आपको पता है कि ओमेगा का मान इतना होता है, BC बराबर क्या लिखें, BC बराबर, अब 1/XC है, ये उल्टा किसका है, इसका उल्टा है XC का, तो XC का मान लिखेंगे, XC लिखेंगे 1/2πfc, ये लिखा आप लोगों ने, क्योंकि XC बराबर 1/2π है, एक तो है अपने यहाँ पे। तो अब 2πf का मान आपको पता है, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर 1/1/ओमेगा-c आता है। गौर से सुनना मेरी बात, इस BC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैपेसिटिव RL सर्किट में या कैपेसिटिव सर्किट में इस BC का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा का मान 2πf है, उसकी जगह मैंने मान लिख दिया, इसकी जगह इसका मान लिख दिया, तो अब लिखते हैं BC बराबर, इस सर्किट को यदि सोल्व करते हैं इसको, आगे क्या आता है, BC बराबर ओनली ओमेगा-c आता है। क्यों आता है, देखो इसको हल करते हैं तो 1/1 गुणा ओमेगा-c/1 आता है, इसको एक से कट के ओमेगा भी आता है, तो ये बच गया इसका फॉर्मूला। इसलिए कभी भी 1/XC के बराबर मान इसका मत ज्ञात करना, ये उल्टा हो गया। मैंने आपको बताया कि सब कुछ उल्टा होता है। RC सर्किट यदि श्रेणी सर्किट में जो पढ़ा है उससे उल्टा ये होता है। फिर भी दोस्तों यदि समझ में नहीं आता, मैं अच्छी तरह एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में लिखना, मैं आपको दोबारा इसके सर्किट को सोल्व करके बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये देखा आप लोगों ने, मैं इसको क्यों पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ये पढ़ाया कि यहाँ एक फॉर्मूला और आता है आपके सामने, वो कैसे आता है देखो, y मतलब कि ये इस एडमिटेंस का मान ज्ञात करने परीक्षा में कौन सा आता है, ये आता है G² तो रहेगा आपके सामने प्लस BL का मान क्या है, BL का मान देखो ओमेगा-l है, BL का मान क्या है, ओमेगा 1/ओमेगा-l है, तो यहाँ मिलेगा 1/ओमेगा-l प्लस या माइनस, एक ही बात आती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये हो गया, ये आ गया ओमेगा-c और ये होल स्क्वायर, और ये आपको ये मिलता है आपको कंडक्ट, इस एडमिटेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला मिलता है आपको। क्या मिलता है, एडमिटेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला। और कभी कभार ये भी इसका सिंबल आता है, ये ऐसे सिंबल आता है, ये इसका मतलब कि बड़ी संख्या इधर, छोटी संख्या इधर रहेगी। ये धनात्मक रूप से ली जाती है ओमेगा-c और ये ऋणात्मक रूप से लिया जाता है। तो यही आता है, इन सब फॉर्मूलों को लिखोगे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों की इस प्रकार समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब तक जितने RLC सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट पढ़े हैं, किसी प्रकार की समस्या आई है तो आज उन समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो थे इनके फॉर्मूले, आगे धीरे धीरे और देखते हैं, आगे धीरे धीरे और फॉर्मूले पढ़ते हैं कि इस ससेप्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस इंडक्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर कहा जाए कि RL
RLC पैरेलल सर्किट में प्रतिबाधा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी काफी बार पूछा जाता है। आप लोगों ने प्रतिबाधा का उल्टा क्या दे दिया, एडमिटेंस दे दिया, लेकिन प्रतिबाधा ही पूछ ली जाए कि RL सर्किट में प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करेंगे, उसको भी अब देखते हैं प्रतिबाधा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा था, अब उसके बारे में बताता हूँ आगे में कि आप लोगों ने क्या क्या देखा। यहाँ पे इस G का उल्टा देखो, इस Y का उल्टा, Y क्या है, Y आप लोगों को पता है ये एडमिटेंस है, और एडमिटेंस किसका उल्टा है, 1/Z, Z का उल्टा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि Y बराबर होता है G² प्लस B² का रूट, ये देखा आप लोगों ने, ये तो देखा आप लोगों ने G² प्लस B² का रूट देखा है। अब आप लोग इतना जानते हो कि यहाँ पे इसके बदले में G के बदले में अब G का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा ये चीज़, ये मैंने क्यों लिखाई है, 1/Z लिखेंगे इसके बदले में। लेकिन उससे पहले पूछा जाए क्या G का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्या कंडक्टेंस का मान ज्ञात नहीं कर सकते, कंडक्टेंस का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसका मान ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट आता है, इसका ये आता है, तो लिख सकते हैं G बराबर। कंडक्टेंस को कैसे ज्ञात करेंगे, कंडक्टेंस के ज्ञात करने के काफी लंबे चौड़े फॉर्मूला होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे प्रत्येक फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोगों को प्रत्येक फॉर्मूला क्रिएट करूंगा। लेकिन यहाँ इस त्रिभुज को देखते हुए, समकोण त्रिभुज को देखते हुए आप लोग अच्छी तरह जान सकते हो कि क्या होगा। यहाँ कर्ण में क्या है, Y है, माइनस लंब में क्या है, B है, इसको B को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको कंडक्टेंस का मान मिल जाएगा। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब इनके मान भी रख सकते हैं, यहाँ पे इनके मान भी तो रख सकते हैं। Y बराबर 1/Z लिख सकते हैं और ये 1/X लिख सकते हैं। आपको बताऊंगा 1/X कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यदि आपको कि सर इस B का मान ज्ञात नहीं कर सकते, इस B का मान, इस ससेप्टेंस का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको सब कुछ पता है तो B बराबर लिखेंगे Y²। देखो इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर में यहाँ लिख दें कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आप लोग को समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले जानते हो, आप लोगों को नहीं जानते हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना कि समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, मैं आपको दोबारा लिख के बताऊंगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में क्या है, Y है, Y मतलब एडमिटेंस है, और यहाँ क्या है, कंडक्टेंस है, इसको घटा देंगे इसमें से G², ये आपका बच गया, B का मान बच गया। लेकिन अब इस B के बदले में आपको पूछा जाए कि इम्पीडेंस का मान क्या होगा, प्रतिबाधा का मान क्या होगा। अब उससे बड़ी बात एक और आती है, BL भी आता है और BC भी आता है, BL लिखो BC लिखो, कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला आपका रहने वाला यही है। तो यहाँ BL बराबर भी यही रहेगा, वह BC बराबर भी यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि इसका मान ज्ञात करोगे तो ये दोनों ही आएंगे। जब BL का मान ज्ञात करो तो भी ये दोनों है, और BC का मान ज्ञात करो तो भी ये दोनों ही आते हैं। फिर मैं पावर फैक्टर भी बताऊंगा कि हाँ पावर फैक्टर का मान क्या होगा, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे कंप्लीट फॉर्मूला का अध्ययन कर लो, ठीक है। एक तो बात यह थी। अब आपसे पूछा जाए, यहाँ देखो क्या है, यहाँ इस G का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो G का मान ज्ञात कर रहे हैं, G के बदले में क्या होगा, आप लोग समझोगे कि इस Y का मान ज्ञात करेंगे। अब इन तीनों के बदले में प्रतिबाधा का मान क्या होगा, ये याद करना आप लोग जरूरी है कि यहाँ यदि प्रतिबाधा पूछ ली जाए कि RLC पैरेलल सर्किट में प्रतिबाधा को कैसे ज्ञात कर सकते हो, आप लोग RLC पैरेलल सर्किट में प्रतिबाधा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आप लोग पैरेलल सर्किट देखोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं तो आज सिर्फ उनका रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आज उन फॉर्मूलों को एक साथ लिख रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को क्रिएट कर रहा हूँ जो कि वहाँ कुछ रह गए थे या बीच में एक दो छूट गया था या कंप्लीट बातें नहीं हुई थी, तो आज उनके आधार पर इनका वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। आपके मन में जो विचार था, आपको नहीं पता था, वो भी आपके सामने बातें आ जाएंगी। आपको पता था लेकिन कुछ विचार था मन में, कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ डाउट था, वो भी आज दूर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखो और अपना नोट्स पूरा करो, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। अब इसके बदले में मैं Z ज्ञात करूँ। देखो Y का मान होता है 1/Z, यहाँ लिख दो 1/Z, ये तो था आपका सीरीज सर्किट के बाद 1/Z बराबर, देखो 1/Z लिखा, इसके बराबर में G क्या है 1/R, क्योंकि G किसका उल्टा है 1/R, G ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, ठीक है। और ये B क्या है, B X का उल्टा है, B क्या है, B बराबर 1/X था, ये X का उल्टा है, प्लस देखो प्लस लगा है 1/X, ये लगाया और ये आपका हो गया Z। तो अब इस सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा आप Z का मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आपको सामने दो बातें आ गई, ये अक्ष क्या है, अक्ष तो आपके पता दो प्रकार के थे, ये कब आता, देखो आपके सामने यदि अक्ष दो प्रकार के थे तो यहाँ लिख सकते हैं 1/Z बराबर, क्योंकि यहाँ 1/Z आता है, देखो 1/Z आता है क्योंकि Y कोटा 1/Z है, ये बराबर 1/R है,
ये बराबर 1/x है। तो मैं सिर्फ वही बातें दोहरा रहा हूँ, समकोण त्रिभुज वाली ही बातें दोहरा रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज को कैसे सोल्व कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ 1/z का मान ज्ञात किया तो इनका वेक्टर योग कर दिया। किस किस का वेक्टर योग कर दिया? देखो यहाँ इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका वेक्टर योग करेंगे, इसका वेक्टर योग करेंगे, यदि इसका मान ज्ञात करेंगे इसका वेक्टर योग करेंगे, इसका वेक्टर योग करेंगे, वो करेंगे। तो अब यहाँ 1/z आता है। देखो 1/z प्रतिबाधा को ज्ञात कर रहे हैं, इसके बदले में देखो इसके बदले में ज्ञात किया तो 1/z बराबर यदि ये आता है तो अक्सर दो प्रकार के होते हैं। अक्सर क्या थे? एक तो x दो प्रकार के अक्सर लिखेंगे और x दूसरा अक्षी लिखेंगे। तो एक बार इसका मान ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे अक्सर, एक तो ये था और यह अक्षी था। यदि प्रतिबाधा को ज्ञात करें तो अक्सर लेंगे, y का मान ज्ञात करें BCBL लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/r का होल स्क्वायर प्लस 1/अक्सल का होल स्क्वायर। एक बार ये ले लिया। ये कब आता है? RL समानांतर परिपथ में आता है। RL समानांतर परिपथ में आता है। RC समानांतर परिपथ हो तो प्रतिबाधा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 1/z बराबर 1/r का होल स्क्वायर प्लस 1/अक्षी का होल स्क्वायर आता है। एक ही आता है। ये कब आता है? RC पैरेलल सर्किट में आता है। अब कितनी बातें बताओगे? मतलब RLC समानांतर सर्किट हो, RLC पैरेलल सर्किट हो, RL हो, RC हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो सिर्फ ये दो त्रिभुज याद रखना, कंप्लीट बातों का सिलेबस अध्ययन हो जाएगा। अब देखो यहां मैं इसको बता देता हूं, क्यों अपन बात करें एडमिटेंस त्रिभुज की, यहां पे इसको दोहरा देता हूं, आप लोगों को लिख लिया होगा, फिर मैं बता देता हूं कि आगे। और इसमें पावर फैक्टर का मान ज्ञात करेंगे। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में दोनों में पावर फैक्टर का मान जरूर ज्ञात करेंगे, वो आप लोगों को बता देता हूं। देखो मैं यहाँ पे, अब आप लोग इतना जानते हो कि सीरीज सर्किट में आप लोगों ने देखा था, RLC सीरीज सर्किट देखा, वहां क्या था? वहां था पावर फैक्टर का मान VR/R था। ठीक है, क्योंकि ये फेजर डायग्राम दोबारा नहीं पढ़ा सके, फेजर डायग्राम मैं पढ़ा चुका हूँ। फेजर डायग्राम पढ़ाते हैं तो फिर पीछे की बातें सारी दोहरा जाती हैं, लेकिन वहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा था। आप लोगों ने लिखा था कि सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या है, उसके बदले में ये देखेंगे पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। तो पैरेलल सर्किट की बात कर लेंगे, तो इसको देखो यहाँ से मिटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पावर फैक्टर का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो आप लोगों ने देखा था कि सीरीज सर्किट में, सीरीज में देखा था, सीरीज RLC में, और अब देखेंगे पैरेलल RLC में। सीरीज सर्किट में cos फाई का मान, पावर फैक्टर का मान ज्ञात किया था आप लोगों ने। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं कि सारी बातें आपको याद हो जाए। इसमें देखा था कि VR/R, VR/V, एक तो ये देखा था आप लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी तरह याद होगा। फिर दूसरा देखा था cos फाई का मान, cos फाई कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा फाई कोण कैसे ज्ञात करेंगे आज वो भी बताऊंगा। R/Z देखा था आप लोगों ने, ठीक है। फिर cos फाई का मान कैसे देखा था? KW/KV ये देखा था आप लोगों ने, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात देखा था, ये तो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में करंट वोल्टेज के बीच बने कोण की कोजा को पावर फैक्टर कहते हैं, जिसको cos फाई से दर्शाते हैं, ये देखा था। लेकिन आज इसके बदले में यहाँ देखेंगे पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर का मान कैसे ज्ञात करें। यहाँ देखते हैं IR, अब ये लिख देते हैं cos फाई, IR/I, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखा। अब उसके बदले में देखेंगे यहाँ पे इसकी बात करेंगे, यहाँ पे cos फाई की बात करेंगे। cos फाई बराबर यहाँ देखो, यहाँ बात करें cos फाई पावर फैक्टर पैरेलल सर्किट में कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ आप लोगों ने देखा कि R का उल्टा G होता है, R का उल्टा G होता है और Z का उल्टा Y होता है। ये देखो G/I ये Y होता है, ये क्या है? कंडक्टेंस है, और ये क्या है? इम्पीडेंस, ये सॉरी एडमिटेंस है। तो चालकता और प्रवेशकता के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। किसमें? पैरेलल सर्किट में। किसका? चालकता और प्रवेशकता का अनुपात होगा तो पावर फैक्टर होगा। अब लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा वो परिपथ देखा जाएगा, मैं आपको परिपथ भी बता दूंगा कौन सा परिपथ आता है, किस प्रकार उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा और किस प्रकार उसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा। लेकिन आप समझो अच्छी तरह से गौर से, मैं फिर दोहरा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ G बराबर क्या था? देखो G आप लोगों ने देखा था 1/R है, G आप लोगों ने देखा 1/R है, और Y क्या है? 1/Z है। Y एडमिटेंस प्रतिबाधा का उल्टा है और G कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो यहाँ लिख सकते हैं बातें 1/R/1/Z, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जो मान था वो लिखा है, कुछ नहीं किया। अब इसके लिए इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो cos फाई का मान क्या निकल के आता है? देखो cos फाई बराबर आता है 1/R × Z/1, ये आता है।
और 1 से कट गया तो बच क्या गया, पावर फैक्टर का मान बच गया Z/R। तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा, गौर से सुनो, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, समानांतर सर्किट में क्या होगा कि प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात होगा। वहां क्या था, प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात है, लेकिन समानांतर सर्किट में होता है प्रतिबाधा व प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, पावर फैक्टर होगा। अब लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा वो तो बाद की बातें दोहराई जाएंगी, आपको बताऊंगा कि बाद में क्या होता है। एक तो ये थी, लेकिन पूछा जाए इस वास्तविक शक्ति के बदले में ये सेम होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है कि KW, ये KW क्या है, ये वास्तविक शक्ति है, ट्रू पावर है, और ये अपरेंट पावर है KVA, दोनों का अनुपात ही पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों ये आपको पावर फैक्टर ज्ञात करने का तरीका है। अब आपसे ये पूछा जाए क्या ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, इस एंगल का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये एंगल जो बना है ये थीटा, ये जिसको cos फाई बोलते हैं, यहाँ देखो इस cos फाई का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, उसकी बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस cos फाई जो ये थीटा है, cos क्या है, cos दो चीज़ों का अनुपात है, मैं आपको बताऊँ तो cos क्या है, इसमें आपको ट्रेंगल बना के दिखाऊँ, यहाँ पे ये बनाया ट्रेंगल, देखो ये यहाँ क्या था, R था, यहाँ Z था, यहाँ क्या है, यहाँ आपको R/X है। अब साइन कोस टेन की बात करें, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि साइन कोस टेन यदि त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो LAL लाल बट्टे कक्का आता है। ये कॉम्बिनेशन किसका है, ये साइन का है, ये कॉम्बिनेशन बीच वाला किसका है, ये कोस का है, और ये टेन का बच गया अपना आप ही, ये टेन का सिंबल है। तो अब कोस का मान आधार बट्टे कर्ण होता है, देखो कोस का मान आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार क्या है ये, और कर्ण क्या है ये है। तो ये तो आपको लोग मैंने बता दिया कि कोस आधार होता है, लेकिन ये क्या है, ये इन दोनों के एंगल है, ये एंगल बच गया क्या, इन दोनों का एंगल, ये एंगल कितने डिग्री होगा, उस डिग्री का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उस डिग्री का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो ये थीटा डिग्री आ गई, ये थीटा डिग्री। अब आप लोग जानते हो इसके बदले में कि R/Z है, तो इसको यदि सोल्व करें, यहाँ इसको देखो, इसको यदि सोल्व करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं, cos फाई बराबर R/Z होता है, ठीक है। अब इस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे, इस कोस को मान के ज्ञात करेंगे। देखो अब पूछा जाए कि इस थीटा डिग्री की ज्ञात करना है, तो लिख देंगे R/Z अपॉन, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड भी चला जाएगा, R/Z, ये कोस आ गया। अब कोस आ गया तो इस कोस को उल्टा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, थीटा डिग्री बराबर ये लिख देंगे कोस इनवर्स -1, और ये आ गया R/Z। ये थीटा डिग्री का कोण काफी बार पूछा जाता है कि थीटा डिग्री का कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक ही आता है आपके सामने, ठीक है। बस ये घबराने वाली जरूरत नहीं है कि आप सर हमें समझ में नहीं आया, कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि समझ में आने की बात ही नहीं है, समझाएंगे पूरे दिन। अब धारा भी बताएंगे आपको कि इस दोनों परिपथों में धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये किस में था, ये सीरीज सर्किट में है, ये किस में है, ये समानांतर सर्किट में है। फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की समझने में, क्योंकि कुछ टिपिकल है, कुछ हार्ड है, मैंने बहुत ही गहराई से पढ़ाया है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज उत्पन्न नहीं हो और आप लोग अच्छी तरह समझ जाओ, और एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट सिलेबस, मतलब कंप्लीट फॉर्मूला का अध्ययन कर लो एसी थ्योरी में, ठीक है। ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि वीडियो को लास्ट एंड तक देखो और लिखो, और बार बार समझो, बार बार वीडियो को देखो समझो, नहीं यदि समझ में आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखो, मैं आपको प्रत्येक बातें बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ लिखेंगे, इसमें यदि cos फाई का मान R/Z/R है, देखो cos फाई का मान दो प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं, एक तो ये आप लोगों के सामने है, तो यहाँ इस पैरेलल सर्किट में थीटा डिग्री का कोण, क्योंकि अब थीटा डिग्री का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, काफी बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। थीटा देखो यहाँ लिख सकते हैं, ये तो इसके बराबर cos फाई बराबर G/Y होता है, या फिर Z/R होता है, कोई बात नहीं, एक लिख दो। इसका मान ज्ञात करें तो लिखेंगे cos इनवर्स -1 और G/Y। ये आपसे काफी बार पूछा जाता है कि थीटा डिग्री का कोण पैरेलल सर्किट में कैसे ज्ञात करेंगे, ये आता है। या फिर इसके बदले ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर होता है cos इनवर्स -1 और ये आता है Z/R। ये दो बार पूछे जाते हैं आपसे। तो ये cos फाई की जो थीटा डिग्री का एंगल है, उसको थीटा कितना है उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसका अपन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो बहुत ही आसान आप लोगों को इतना है कि पावर फैक्टर का मान मिलेगा यहाँ पे cos का, और थीटा डिग्री का कोण ज्ञात करना है कि पावर फैक्टर यदि 9.9 यदि लैगिंग चल रहा है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके आधार पर उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सर्किट कैसा होगा, वो सर्किट यदि R जहाँ C होगा, R के साथ C होगा तो पावर फैक्टर लीडिंग चला जाएगा, रेजिस्टेंस के साथ यदि इंडक्टेंस होगा तो पावर फैक्टर लैगिंग चला जाएगा, और यदि दोनों साथ लगे होंगे
प्रतिरोध के साथ आर बी एल भी लगा होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों लगे होंगे, तो उन दोनों में जिसका मान अधिक होगा, आर का यदि सी का मान अधिक है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा और एल का मान अधिक है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें चकराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप इसके हिसाब से उस थीटा डिग्री के एंगल को ज्ञात कर सकते हो। अब दोनों परिपथों में धारा देखी जाए, मैं प्रत्येक बात धारा भी बताऊंगा, जो ये आपके ससेप्टेंस भी ज्ञात करना बताऊंगा, सब बता रहे कि ससेप्टेंस के फॉर्मूला किस प्रकार परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना रहती है, वो भी बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो धारा कैसे ज्ञात करेंगे, सीरीज सर्किट में यदि RLC सीरीज सर्किट होगा, धारा कैसे ज्ञात करेंगे, I बराबर 1/Z होता है। ये देख चुके आप लोग, मैंने कल भी बताया था, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यदि वोल्टेज को उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको उस परिपथ की धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहां देखेंगे इसके बदले में इस पैरेलल सर्किट में देखेंगे, आप लोगों ने अभी क्या देखा, V/Z होता है, लेकिन ये तो सीरीज में होता है, पैरेलल में तो नहीं है, सीरीज में होता है। तो पैरेलल में कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को पता है कि Z बराबर क्या होता है, देखो यानी तो Y बराबर होता है 1/Z। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ बात करें कि यह इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, Z बराबर होता है I बराबर V/1/Y, क्योंकि Z बराबर ये भी तो हो सकता है 1/Y, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला हल करते हैं तो V/Y आता है। ये होता है किसमें, पैरेलल सर्किट में। धारा का मान ज्ञात करने के लिए वोल्टेज को एडमिटेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको परिपथ की धारा मिल जाएगी। वोल्टेज को Y क्या है, एडमिटेंस है, वोल्टेज को एडमिटेंस यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस परिपथ की धारा मिल जाती है, किसकी, पैरेलल सर्किट की धारा मिल जाती है। और यहाँ वोल्टेज को इम्पीडेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना बात, वोल्टेज को इम्पीडेंस से डिवाइड कर, यदि इस परिपथ को यदि कहते हैं ना कि डिवाइड करने से बढ़िया इसको ये V/Y लेते हैं, तो इस एडमिटेंस त्रिभुज के अनुसार परिपथ RLC पैरेलल परिपथ को इतना आसान कर लेते हैं ताकि समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। यदि किसी प्रकार का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आसानी से सोल्व हो जाता है। यदि प्रतिबाधा विधि से पैरेलल सर्किट को ज्ञात किया जाए तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, प्रश्न कहीं न कहीं गलती होने की संभावना व्यक्त हो जाती है। इसलिए उस प्रतिबाधा विधि को छोड़कर प्रवेश्यता विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है ताकि आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए और आपका सर्किट सत्यापित हो जाए, ये होता है। अब दो बातें आगे देखो भाई, यदि अब इस G का मान, ये देखो मैंने Y का मान टोटल तरीके से बता दिया Y कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन G का मान अब इस फॉर्मूले के आधार पर एडमिटेंस तो ज्ञात कर लिया, अब करेंगे कंडक्टेंस और ससेप्टेंस की बात कर लेते हैं। दोनों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसकी बात कर लेता हूँ, फिर लास्ट में ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को सारी वीडियो ये आपके समझ में आ जाएंगे। देखो अभी आप लोगों ने देखा कंडक्टेंस के फॉर्मूले कौन कौन से परीक्षा में आते हैं, कौन कौन से परीक्षा में आने की संभावना रहती है, वो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है ना। वो देखो यहाँ से आप लोग देखो अभी देखा था आप लोगों ने कि cos फाई बराबर होता है 1/R, ये R/Z, तो cos फाई लिखो बराबर R/Z होता है, गौर से सुनना, R/Z होता है। या फिर यहाँ पे इसकी बात नहीं करें तो इसकी बात कर लें, cos फाई बराबर G/Y होता है, G/Y होता है। यदि यहाँ इसकी बात करें कि R का मान कैसे ज्ञात करें, R बराबर देखो R बराबर Z cos फाई, यदि RLC सीरीज सर्किट में आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना और cos फाई दिया होता है, याद करना पावर फैक्टर का मान दिया होता है और आपको Z का मान ज्ञात है, तो इसके अंदर प्रतिरोध को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका इसको ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यदि आपकी बात पूछेगी इसमें Z का मान ज्ञात करना हो, Z बराबर देखो Z बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आता है, देखो यहाँ से Z का मान ज्ञात करें तो Z बराबर आता है Z cos फाई बराबर R, और Z का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध में यदि cos फाई को डिवाइड कर देते हैं तो आपको Z का मान मिल जाता है। ये कब था, ये सीरीज सर्किट में था। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले क्रिएट करवा रहा हूँ और कुछ समस्या का समाधान कर रहा हूँ, और उसी बदले में यदि आप पैरेलल सर्किट में देखोगे तो अब देखो G का मान, इस G का मान ज्ञात, इस कंडक्टेंस का मान ज्ञात करें तो G बराबर लिख सकते हैं क्या कि Y और cos फाई, ये लिख सकते हैं। यदि पावर फैक्टर दिया होता है और एडमिटेंस का मान पता है तो कंडक्टेंस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे कंडक्टेंस उल्टा होता है, देखो कंडक्टेंस उल्टा होता है 1/R का होता है, ठीक है ना, 1/R का होता है। यदि एक में जैसे किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो उसकी चालकता क्या होगी, 1 में 10 का भाग दे दो, चालकता मिल जाएगी आपको। उसी प्रकार किसी परिपथ में यदि Z का मान और 10 ओम यदि ओम है तो उसकी Y कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख दो 1/10
10 में इसका भाग दे देंगे, या आपको वाई मिल जाएगा, एडमिटेंस का मान मिल जाएगा। सिर्फ ओनली रिवर्स करना आप लोगों को, उल्टा करना और कुछ नहीं करना है। ये आप लोगों ने क्या ज्ञात किया, जी का मान ज्ञात किया। यदि अब इसमें वाई का मान ज्ञात किया जाए तो वाई बराबर क्या होता है, जी अपॉन कोस फाई। काफी बार ये जो अब फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसका पक्षांतरण कर दो इधर, y का मान गया तो इसका पक्षांतरण कर दो इधर, आपको y का मान मिल जाएगा। कोस फाई का मान ज्ञात करना तो दोनों का अनुपात हो जाएगा, किसका, कंडक्टेंस और एडमिटेंस का अनुपात हो जाएगा। ये आप लोगों ने क्या ज्ञात किया, ये आप लोगों ने इस प्रतिबाधा का मान ज्ञात किया है। तो अब देखो चौंकाने वाली बात नहीं है, यहाँ देखा जाए यदि प्रतिबाधा, इसमें आप लोगों ने ये देखा है कि जी बराबर ये देखा आप लोगों ने कि y कोस फाई होता है, जी बराबर देखा y कोस फाई होता है। y का मान तो क्या होता है, y का मान आप लोग जानते हो कि g बराबर 1/z, y का मान y बराबर 1/z होता है, और कोस फाई का मान होता है r/z। देखो r/z होता है। यदि इसको सोल्व किया जाए तो कंडक्टेंस का मान आता है r/z² आता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना बात कि किसी परिपथ में z का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी परिपथ में कंडक्टेंस का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो r/z² के द्वारा कंडक्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। और z का मान आपको पता है ये यहाँ पे, तो लिख सकते हैं दूसरा फॉर्मूला, g बराबर r/r² प्लस x², ये दोनों आते हैं इस z का मान। तो यहाँ भी आ गया ये r² और ये इसका मान। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके हैं, ये कंडक्टेंस के फॉर्मूले हैं। जो कि काफी बार परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं। आप तो सिर्फ एक ही देखते हो कि g बराबर 1/r ही होता, नहीं, g बराबर ये भी होता है। देखो g का मान ज्ञात करने के लिए आपको कोस फाई को एडमिटेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। g बराबर ये हो सकता है r/z², ये r/z² हो सकता है, ये हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से आप किससे ज्ञात कर रहे हैं, इससे एक अकेले से ज्ञात कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। एडमिटेंस त्रिभुज होगा आपके सामने तो सभी फॉर्मूले आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई हार नहीं है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दिया करो, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब यदि आप कहोगे ससेप्टेंस कैसे ज्ञात करें, उस बी का मान कैसे ज्ञात करें, उसी प्रकार ये फॉर्मूले आपको मैंने आसानी से इसलिए बताया क्योंकि परीक्षा में काफी बार आ गए फॉर्मूले। आप किसी पेपर को खोल के देखना जी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं भी आया तो क्वेश्चन जब हार्ड होगा, पेपर हार्ड होने की कगार पे पहुंचेगा तो इनका मान अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि कभी भी पेपर में किसी प्रकार की समस्या हो तो इस दोनों त्रिभुज को याद कर लो, इम्पीडेंस और एडमिटेंस त्रिभुज को। अब उसके बदले में ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे ससेप्टेंस क्या होता है। फिर लास्ट में इस वीडियो को क्लोज करते हैं और देखते हैं आगे और क्या भाई ये इसका समाधान निकलता है। देखो अब किसकी बात करें, ससेप्टेंस की बात करें। b बराबर क्या देखा आप लोगों ने, b बराबर, अब उसकी बात करें कि b बराबर क्या देखा। वैसे तो आप लोगों ने देखा था कि ये देखा था कि ये तो है कोस फाई, देखो ये कोस फाई आता है, लेकिन एक कोण तो ये है, ये आता है साइन कोण और ये आता है टेन कोण। तो इस साइन की बात करें, इस कोण की बात करें, आप लोगों ने देखा था कि कोस फाई बराबर r/z होता है। कोस फाई देखो ये मैं फिर दोबारा बना देता हूँ, ये त्रिभुज, ये g है, ये y है और ये आपका b है। ये क्या है, ये आपका कोस थीटा था, ये क्या है, ये साइन थीटा है। कोस को ज्ञात किया तो g/y किया, लेकिन यदि इस साइन की बात की जाए, इस साइन थीटा का मान ज्ञात किया जाए तो b/y हो जाएगा, b/y हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर b/y, b/y। अब देखो b क्यों, अब आपको कोस बराबर होता है, देखो कोस का मान, साइन का मान क्या होता है, देखो साइन में लिखा था साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये है और कर्ण ये है, इसकी बात। तो अब ससेप्टेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, b बराबर, b क्या है, ससेप्टेंस है, इसको लिखेंगे y साइन थीटा, y साइन थीटा, ये लिखेंगे। ये कभी बार पूछा जाता है कि किसी परिपथ में b का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ससेप्टेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो y क्या होगा, एडमिटेंस होगा, साइन थीटा एक कोण हो गया, इसको इसके हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। आगे और पूछा जाए तो आपको पता है कि y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है b बराबर 1/z होता है, क्योंकि y 1/z का उल्टा होता है, प्रतिबाधा का उल्टा एडमिटेंस होता है, ये एडमिटेंस है। तो लिख सकते हैं साइन थीटा, ये आ गया।
अब देखो आगे की बात बताऊँ, साइन बराबर क्या, देखो साइन की बात करें, यदि इस एडमिटेंस इम्पिडेंस त्रिभुज से देखा जाए, ये इम्पिडेंस त्रिभुज से देखा जाए साइन बराबर क्या होगा, देखो यहाँ z, यहाँ r और यहाँ x होगा। इस कोण को ज्ञात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, ये हो गया, यहाँ पे b बराबर लिख सकते हैं, b बराबर 1/z, तो ये हो गया, और साइन का मान हो गया इंटू x अपॉन z हो गया। तो इस b का मान ये आता, कभी कभार बहुत बार पूछा जाता है कि x अपॉन z स्क्वायर किसका अनुपात होता है, ये क्या है, b ससेप्टेंस को कैसे ज्ञात करें, ससेप्टेंस बराबर ये होता है। इसलिए इन फॉर्मूलों को आसानी से कहीं से भी कहीं फिट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले क्रिएट करने से कहे हैं, किस प्रकार आप फॉर्मूलों को क्रिएट कर सकते हो, बहुत से, एक नहीं, यहाँ यदि आपसे 1 घंटे तक लेक्चर दें, यहाँ पे 1 घंटे तक पढ़ाया जाए तो फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा निर्माण होता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाए, मैंने आपको सिर्फ मोस्टली बातें बताई हैं कि आप लोग इसके आधार पर किस किस प्रकार फॉर्मूला का क्रिएट कर सकते हो। यदि 1-2 घंटे और पढ़ाया जाए इसी 1-2 त्रिभुज के आधार पर, तो कम से कम आपके 100 फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए आप प्रत्येक फॉर्मूला लिखो, समझ में नहीं आता मेरे को बताओ सर, और आगे किस प्रकार इनको हल कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। यहाँ आप कहोगे सर इसको इन्वर्स कैसे कर लेंगे, देखो बात, इसको इन्वर्स कैसे कर लेंगे, इसको भी इन्वर्स हो जाएगा, इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा कर सकते हैं। उल्टा देखो, अब कहोगे सर कोस का मान उल्टा कैसे देखेंगे, ये कोस की बात की, यहाँ पे ये कोस है, तो कोस का उल्टा क्या सकते हैं, कोस फाई बराबर g इंटू वाई इनवर्स 1, ये क्या है, ये कोस का मान आ गया। ये तो किसी भी प्रकार से आप, क्योंकि इसको ऊपर करोगे तो -1 लग जाएगा, नीचे एक तो ऊपर माइनस g इंटू एडमिटेंस -1, ये 1 लग जाएगा। ये भी कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं पैरेलल सर्किट में। उसी प्रकार श्रेणी सर्किट में भी कोस का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कोस थीटा बराबर आप लोगों ने क्या देखा, r/z देखा, तो ये लिख सकते हैं कोस फाई बराबर r/z इनवर्स -1। देखो ये आ गया, ये लिखेंगे -1, तो ये क्या मिल जाएगा, ये भी आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस परिपथ में इस 2 त्रिभुज से आप कंप्लीट एसी थ्योरी के फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हो, एसी थ्योरी के न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। यदि दोनों त्रिभुज समझ में नहीं आते हैं तो मेरे को बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर दोबारा इनकी और कोशिश करूँगा, इनको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। फिर यदि कोई नया तरीका ढूंढ के लेके आऊँगा कि इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ आप कैसे लिख सकते हो। नहीं लिखो तो आपको बताऊंगा कि इनको इस प्रकार लिखो। मैं दोबारा कभी लाइव क्लास लेंगे तो आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को इस प्रकार क्रिएट करो, लिखो, क्योंकि परीक्षा में ये 2 ही त्रिभुज ऐसे आएंगे जो कि कंप्लीट आपके एसी थ्योरी को और एक को सोल्व करने वाले हैं। मतलब 2 ही त्रिभुज के द्वारा आप कंप्लीट एसी थ्योरी को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इनके बिना तो और कोई सूत्र ही नहीं है। फिर श्रेणी समांतर बचा, उसका तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि जेड को श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे, कंडक्टेंस को श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे। इस प्रकार ये आज के 2 फॉर्मूले हैं, आपके जो त्रिभुज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा, यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना कि सर हमें समझ में नहीं रहा, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स में जरूर लिख लेना। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, आपके मन में वीडियो के प्रति क्या विचार हुए, कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। थैंक यू, धन्यवाद।